कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट और जिसका नाम अब्दुल्ला मलिक है। और वो ये है अब्दुल्ला मलिक, हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप वो बता दें, फिर आगे हम आपसे पॉडकास्ट शुरू करते हैं। यार क्या कहना है, बस अब्दुल्ला मलिक नाम है, वैसे ही थोड़ा एक्टिव है चीज़ों में और कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। वैसे कल्चरल सोसाइटी में आपका क्या रोल क्या है? मतलब आप उस सोसाइटी में करते क्या है? एज अ प्रेसिडेंट आपका रोल क्या है? यार कल्चरल सोसाइटी है यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सोसाइटी है और मेगा इवेंट्स के लिहाज से, मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट्स के लिहाज से हम सबसे बड़े आउटडोर इवेंट्स कराते हैं। अच्छा। जिसमें कल्चरल कार्निवल है, कल्चरल नाइट है, एयर फेस्ट है, आर्ट थेरेपी है, एक्सेट्रा। तो इसमें हम लोगों की इवेंट मैनेजमेंट की और पर्सन मैनेजमेंट की स्किल्स को एनहांस करते हैं। एक इवेंट को कराने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी भी किस्म का इवेंट कराने के लिए, और जिसमें आप कह रहे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेकोर और पीआरशिप, जिसे स्पॉन्सरशिप हम कहते हैं, उसके बाद जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि किसी भी इदारे की, वो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस और मीडिया का क्या काम है, इन्फोग्राफिक्स किस तरह की होनी चाहिए, आउटरीच, सोशल मीडिया, ये हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ना टीम्स डिवाइडेड है। तो हर बंदा एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, उसके अंदर 2-3 हेड्स होंगे, उसके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी है, और हर हेड के अंदर ना 15-20 इस तरह के मेंबर्स होंगे। एक हायरार्की चल रही है। फिर जो डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं उनको हम जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं, और उनसे ऊपर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं जिसमें जनरल सेक्रेटरी होता है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ये हमारा एक हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर, एक निज़ाम है जिसमें हम एक स्टूडेंट जो इनटेक होता है यूनिवर्सिटी में उसको पॉलिश करते हैं एज अ मेंबर, वो ज्वाइन करते हैं। मैंने भी एज अ मेंबर ज्वाइन की थी। वो इवेंट में अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता विद इन द क्या रैंक्स, और अपग्रेड होता है अपनी उसकी रैंक्स वगैरह। तो इस तरह उसकी स्किल्स भी पॉलिश होती हैं। पर्सनल डीलिंग आपके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अगर आप अपने डिपार्टमेंट में होते हो तो आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोगों, अपनी डिग्री के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप क्रॉस टाइप डिपार्टमेंटल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। तो वो जो एक इन्वायरमेंट होती है आपके दरिया से निकल के समंदर में आने वाली बात है। फिर आप बड़ी मछलियाँ क्या हैं उनके साथ डीलिंग होती है, आपकी कंपनीज के साथ डीलिंग होती है, आपकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, वाइस चांसलर वगैरह, एयरफोर्स के लोगों के साथ आपकी होती है। तो आपको कह लो आप बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हो एक अपने डिपार्टमेंट, अपनी क्लास से ज़्यादा बहुत। उसके अलावा आपको मल्टीपल लोगों से मिलने का एक्सपोजर मिलता है, फिर इस तरह की चीज़ें रिलेट करती हैं आगे जाके। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आपका भी सेमेस्टर कौन सा यूनिवर्सिटी में, और कब आप यूनिवर्सिटी में कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने थे? यार मेरा सेमेस्टर तो 8th ही है, फाइनल ईयर है, और गेमिंग एंड मल्टीमीडिया या कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट जो भी है। अच्छा, ये ना काफ़ी यूनिक डिग्री है कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट की। तो पहले ये अवेयर करो अब्दुल्ला मेरे व्यूअर्स को कि जो कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट है उसका बेसिकली स्कोप है तो है कितना, ठीक है? क्योंकि आगे आने वाले जो वक्त है उसमें वाकई इस डिग्री की बहुत बात होने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या सीन है। कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट का हमारा स्टार्ट जो हुआ था वो गेमिंग एंड मल्टीमीडिया था। पहला बैच है पाकिस्तान का। इन्होंने हमारे स्टार्ट इन्होंने कहाँ से किया, इन्होंने एक CS को 6 सेमेस्टर को यूनिटी का कोर्स पढ़ाया हमारे टीचर से सारे पुराने साथ। फिर उन्होंने वहाँ से इनिशिएट किया कि एक अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए, डिपार्टमेंट बना। टीचर्स की कमी थी, आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स पूरे करने की कोशिश की उन्होंने, और अभी हमारे अलावा 3 बैचेस हो रहा है, और फास्ट भी आई कराना शुरू हो गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी कराती है, कोई यूनिवर्सिटी अब पोस्ट भी कराती है, लेकिन हमारा पहला बैच है। इसका ये है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में ना पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का ना आप अगर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और जल्द से जल्द कर सकते हो। ये मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और आपको क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्वालिटी से ज़्यादा यहाँ लोग क्वांटिटी और गंदे काम पे फोकस करते हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो मेनली कॉपी पेस्ट पे चल रही है। 95% ऑफ द पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन कॉपी पेस्ट रीस्किलिंग। तो मतलब आपका कहना है कि पाकिस्तान में इस फील्ड को गलत यूज किया जा रहा है? गलत, देखिए पैसा से जनरेट हो रहा है पाकिस्तानियों का, या पाकिस्तानियों का कह लें। खैर इतनी चीज बाकी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे। यार आपने कहा काफी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोथ है इसकी। क्या लगता है आपको कि ये जो आजकल जैसे इन्फ्लेशन आई हुई है पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड आई हुई है, तो आपको क्या लगता है जिस तरह आपने कहा 95% ज्यादातर कॉपी पेस्ट है, बट वो स्टिल पैसा जनरेट कर रहे हैं,
तो अगर वो पैसा जनरेट करे तो वो पैसा नजर क्यों नहीं आता? वो पैसा इस वजह से नज़र नहीं आता क्योंकि एक मैं आपको ऐसी एक बात बताऊंगा जो मेरे ख्याल कि आपने पहले किसी से सुनी होगी। ये एक गेमिंग इंडस्ट्री का ना, पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री का एक राज है ये, कि एक ग्रुप है जो पूरी इंडस्ट्री चला रहा है। एक कह लो एक लॉबी है, इंडस्ट्री चला रही है गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें 2-4 लोग हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, कह लो बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर जितनी छोटी छोटी कंपनीज हैं ना, वो एक्वायर कर लेते हैं। और इस तरह का है कि बार बार वो अपनी कंपनीज के नाम चेंज करते हैं टैक्सेस से बचने के लिए। और जो आप कह रहे हो कि पैसा नज़र नहीं आ रहा, वो दिखाते नहीं है कि नज़र नहीं आ रहा, वरना पैसा बहुत होता है। और पेज भी इस वजह से कम देते हैं ताकि वो ग्रीडी लोग हैं। और एक और भी गलत चीज़ इसी है कि वो हायर करते रहते हैं, लोग हायर करते रहेंगे, फायर करते रहेंगे इन सर्च ऑफ गुड पीपल जो आपको रिसोर्सेज सस्ते में पड़े। और वो मुझे उन्होंने ही बताया था, ये इंडस्ट्री में मशहूर है। अगर किसी से ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, ये एक बंदे का दिमाग था और एक बंदे के पास पैसा था। एक पढ़ा लिखा था और एक अनपढ़ बंदा था, उसके पास पैसा था और उसने कुछ ज़मीन बेची है, जो भी किया उन्होंने, वो स्टार्ट किया वेंचर काफ़ी साल पहले ना। और उसकी वजह से वो चल गया और वो इतना उन्होंने अर्न किया उस टाइम तक। 2016 से पहले ना गूगल की पॉलिसीज भी थी रीस्किनिंग की। कोई भी आप छापा मारो, फुल आप कॉपी पेस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, गूगल कोड भी नहीं पड़ता था। तो उस वजह से उन्होंने इतना एक्सट्रीम पैसा कमाया ना, तो उन्होंने इतना उस चीज़ को ग्रो किया, ये नाम डाल दिया, वो नाम डाल दिया। क्या लें जो मेन फिर इनका एक वक्त आया ना, इन्होंने फिर ये भी किया, इनकी मोनोपोली थी, इन लोगों ने बाकी को चलने भी नहीं दिया। कोई एक टैलेंटेड बंदा खड़ा हो रहा होता था एक गेमिंग कंपनी, तो कहते थे हम आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, आप हमें मेजर चंक ऑफ पैरिटी कह लो या मेजर चंक ऑफ इक्विटी आप हमें दे दें। तो वो बाय हुक और बाय क्रोक वो ले लेते हैं। मैंने 1-2 कंपनीज में काम किया है, उसमें भी यही होता। फिर अगर जो अगेंस्ट खड़ा हो जाता था, उसके अगेंस्ट साइबर अटैक्स, उनके की स्टोर एक चीज होती है, गेम का लाइसेंस होता है। वो जिसके पास है ना, गूगल को पता है गेम उसकी है, बेशक आपके डेवलपर के पास है, आपके चपरासी के पास है, आपके सीईओ के पास है। अच्छा, आपने आपसे लूज हो गया ना, तो गूगल कहेगा आपके पैसे गए बाहर में, ये जिसके पास है ना, मेरे नजदीक गेम उसकी है। तो लोग इसको फिर वो हैक करने की कोशिश करते थे कंपनीज में। जिस कंपनी में था वहाँ उनकी पूरी गेम इस तरह लाइव हुई थी। अच्छा 50 मिलियन प्लस उसके वो थे डाउनलोड्स, 10 मिलियन सॉरी प्लस थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और विजन जिसके आगे लगता है ना, विजन इन टेक, विजन टेक, जॉइंट विजन टेक, तो ये होता है कि आप टैलेंटेड लोग होते हैं, काबिल लोग, चाहे डेवलपर है, मॉडलर है या एएसओ है, जो भी है, ये इनको ना विद इन द रैंक्स उठाते हैं और इनको पैसा देते हैं कि आपको हम इतने लाख दे रहे हैं, इतने मिलियन दे रहे हैं, आप गेमिंग कंपनी खड़ी करें, और जब आप वो खड़ी कर लेंगे तो हमें ना उसका मेजर चंक ऑफ इक्विटी चाहिए। उनको जो कर रहा होता है उसको बहुत कम मिलती है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, आपने जैसे बताया कि हम लोग भी उसी जगह से, हम लोग गेमिंग के पहले बैच में से हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर पहला बैच हम लोग का। तो जैसे जो मार्केट में भी लोग बैठे हुए हैं, वो तो सारे वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से लर्न कर लिया, वो कोर्स कर लिया, कुछ किसी ना किसी और मतलब कि सेकेंडरी या टर्शियरी गेटवे से लर्निंग करके, तो उन्होंने उसके बाद से अपनी चीज़ें जो है कंपनीज को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से अपना करियर चलाया। तो उनके नज़दीक तो यार ये उन्होंने तो सीखना इसीलिए कि जॉब हासिल हो जाए। मेरा ख्याल उनका वो माइंडसेट होगा कि हम अपनी कंपनी बिल्ड करें। अब हमने एक डिग्री की है, ठीक है, हमने इसके अंदर बिजनेस सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं, सारा कुछ किया है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है इस चीज़ में, या आप अपना क्या सोचते हो प्लान, अगर आप करना चाहो तो आप सोचते हो कि आप इस जो ये मोनोपोली है, इस लॉबी को आप टक्कर दे सकते हो? इसका अच्छा क्वेश्चन है। टक्कर की जो आपने बात की है, देखें हमारे अलावा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो रहे हैं, हम तो इस तरह के पॉलिश्ड रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन अभी मार्केट में 10-10 साल से लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, और डिज़ाइनर हैं, क्या हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो मेरे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो ना एक कंपनी में, उनसे मैंने पूछा कि आपने खुद क्यों नहीं स्टार्ट किया, मतलब आपको इतनी चीज़ें आती हैं तो आपने क्यों नहीं किया। वो मुस्कुराए और आगे से कहते हैं कि यार क्या बताऊँ तुम्हें मैं, इसकी वजह यह है कि
सिर्फ ये नहीं है कि आपने 50 लाख इकट्ठा कर लिया या 40-30 लाख जो भी इकट्ठा कर लिया और आपने सिस्टम लगा लिया, बंदे लगा लिए, आप गेम बनाना शुरू कर दोगे और उस पर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये गेम ऑफ लक भी है और क्या स्मार्टनेस कि किस अब यहाँ चलता जल्दी पैसे कमाने का यही तरीका है कि वो देखते हैं कि वर्ड्स लिखते हैं कौन सा वर्ड मार्केट में चल रहा है, कि फॉर एग्जांपल कार रेसिंग मल्टीप्लेयर का वर्ड चल रहा है या स्नाइपर शूटर का वर्ड चल रहा है, तो वो सर्च करेंगे ना, ऐसा आपको रिपोर्ट देगा कि ये इस वर्ड की रिटेंशन डाउनलोड इतने हैं और लोग सबसे ज़्यादा ये वर्ड सर्च कर रहे हैं। अब एक बच्चे ने गेम खेलनी है, वो फोर्जा होराइजन तो नहीं लिखेगा ना, वो लिखेगा कार रेसिंग मल्टीप्लेयर या शूटिंग गेम या एडवेंचर गेम, ये लिखेगा। तो उसी बेस पे ये पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री चल रही होती है और बार बार लोग नाम भी अपनी गेम्स के चेंज अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जैसे भी कहा कि बच्चे, तो आपका क्या मतलब है, यहाँ जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे ही हैं? जो यहाँ है ना वो उसमें टीनेजर्स को ही शामिल किया जाता है क्योंकि वो टीनेजर्स या बच्चे? टीनेजर से जितने भी नीचे नीचे उस कैटेगरी में और जो नीचे आते हैं ना वो क्योंकि आपके ऐड डिफरेंट जगहों पर चल रहे होते हैं और वो फौरी को क्लिक कर लेते हैं, गेम डाउनलोड हो जाती है और वो खेलना शुरू हो जाते हैं। उनको नहीं परवाह कि ग्राफिक्स किस तरह के, उनको नहीं परवाह कि कंटेंट किस तरह के, वो बस खेलेंगे पागलों की तरह एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आप और किसी बच्चे के हाथ में अगर फोन देखें ना उसमें 10-20 नहीं 30 ही गेमें पड़ी होंगी, कोई क्लिक मेरे अपने कजन है वो इसी तरह करते हैं, बल्कि मैं तो हैरान था उनको देख के कि यार वो हम लोग जब उसकी एज में थे हमें तो फोन पता ही नहीं था, खैर अभी भी इतनी नॉलेज नहीं था। वो एक दफा मैंने देखा वो माइक के साथ गूगल को असिस्ट कर रहा है, कार रेसिंग, कार ड्राइविंग, डॉक्टर ड्राइविंग, मैं देख के हैरान हो गया वहाँ पे। बच्चे तो खैर आजकल बहुत तेज हैं, खैर मतलब कि हमें टारगेट ऑडियंस हमारी बच्चे ही रहेंगे, बच्चे टीनेजर्स। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे जनरली गेम्स और भी बहुत इससे लाखों दर्जे ज़्यादा कमाती हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट कोई बजट आप बता सकते हो कि सालाना मतलब आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इस फील्ड में इन पाकिस्तान में? यार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी कितना कर सकती है क्योंकि मैंने स्टडी किया मतलब देखो ना कि अगर एक कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, वो अंडर 10 आती है पाकिस्तान लेवल पे, टॉप लेवल में अंडर 10 आती है, तो उस कंपनी का कोई एवरेज एस्टिमेट रेवेन्यू जो है मंथली करोड़ों में है, उनका मंथली करोड़ों में होता है। तो आप देख सकते हैं गेमिंग की इंडस्ट्री पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल में बहुत हाई उस पर जा रही है रेवेन्यू जनरेट में। मंथली आप देख सकते हैं करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सालाना फिर आप लगा सकते हो। और ये अंडर 10 की उसने एवरेज बताई है जो ये जनरेट हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है यार, वो ये है कि आपने बता दिया कि जी मोनोपोली भी है, एक लॉबी बैठी हुई है, डिग्री भी हो रही है, डिजाइनर भी बैठे हुए हैं, सारा कुछ है, हर चीज आपने एक्सप्लेन कर दी। अब एक कंपनी, लेट सपोज एक बंदा है वो कहता है यार मैं इन सबको टक्कर दूंगा, चलो टक्कर करनी, वो कहता है यार मैं छोटी अंडर द टेबल रहते हुए गेम थोड़ा थोड़ा करके अपना, क्योंकि जहाँ पे करोड़ों का रेवेन्यू है एक कंपनी जनरेट करी जो अंडर 10 है, तो वो एक बंदा है नॉर्मल, एक बंदा वो कहता है यार 10-15 लाख रुपए मैं निकालता रहूँ अपना साइड पे, तो इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसको क्या क्या रिसोर्सेज, कि कौन कौन सी स्किल्स उसको खुद आनी चाहिए, कौन सी स्किल्स उसको हायर करनी पड़ेगी, वो उसका कुछ प्रोसीजर, कोई प्रोसेस उसका आपको पता हो, कोई नॉलेज हो? तो पाकिस्तान में ना जो हम लोग यूज़ करते हैं ना उसका ये है कि सबसे पहले तो अकाउंट अपना नहीं होता, फॉरेन अकाउंट यूज़ किया जाता है क्योंकि जो रेट्स है ना पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट कंसोल का, गूगल प्ले कंसोल का अगर आप यूज़ करते हैं उसमें जो आपको रेवेन्यू आता है क्या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और जो एक फॉरेन अकाउंट अगर आप एक फॉरेन नेशनल है या उसके नाम पे अकाउंट है उसकी बेस पे अकाउंट, वो जैसे यूट्यूब कह के एक अमेरिका में बैठे बंदे को उसने व्यूज़ पे, एक व्यू पे इतने पैसे मिल रहे हैं और उससे कई गुना ज़्यादा कम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में बैठे बंदे को मिल रहे हैं। जैसे कि अमेज़न और उसका पेपल वगैरह का सिस्टम होता है, ये वैसे ही है फिर वो कि सीपीएम जिसको हम कहते हैं? हाँ, ये वही चीज़ बता दो, ये सीपीएम की बात है। अच्छा कंटिन्यू। अच्छा, तो सबसे पहले से ये चीज़ है। सेकेंडली आपको रिसोर्सेज में हार्डवेयर इसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है गेमिंग का, क्योंकि आपको बिल्ड्स निकालनी होती हैं, आपको बेकिंग करनी होती है, मॉडलिंग करनी होती है, तो आपका हार्डवेयर पे इस पे मेजर एक खर्चा आता है। उसके बाद आपने सिटिंग स्पेस चाहिए आपको, क्योंकि अगर वर्चुअली ये काम नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक कि ये प्रोडक्टिव है। और मैं भी जिन कंपनीज में था उन्होंने जो
अपनाने की कोशिश की थी वर्चुअल काम, वो भी नहीं है। फिजिकल टीम साथ बैठी हो, एक मेजर आप में असल में इसमें गेम बनाना मसला नहीं होता, गेम से पैसा कमाना ये असल चीज़ है, ये यहाँ कोई नहीं सिखाता, ये इसका इशू होता है। जिसमें सबसे पहले आपको ना एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि ASO की आपको ना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको गूगल प्ले की पॉलिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कंसोल की क्या पॉलिसीज़ हैं, की स्टोर क्या होता है, रिटेंशन क्या है, और CPM जैसे क्या है, और कॉस्ट पर मिनट है क्या, कॉस्ट पर मिनट कुछ इसी के साथ। और इस तरह की एक दो टर्मिनोलॉजीज है मेरे जहन से निकल गई हैं कि उनको ना कह लो एक स्ट्रेटजीज होती हैं, किस दिन में कितना डेज के हिसाब से भी प्रॉफिट होता है। सैटरडे को ज़्यादा आता है प्रॉफिट, क्योंकि सैटरडे को लोगों को फ्री होता है, लोग गेम खेल रहे होते हैं, नॉर्मल डेज में ऑफिस में होते हैं। आप एक बच्चे ने अपने बाप के मोबाइल पे गेम खेलनी है, तो वो सैटरडे को घर होगा, अवेलेबल होगा, बाप ने जान छुड़ाने के लिए उसको फ़ोन दे देना। एग्जैक्टली। तो इस तरह की कुछ टेक्निकलिटी में जो आपको ना रह के पता लगता है। या तो फिर पैसों की बात, लाइक आप अंदाज वो कहते हैं ना, जितना बेहतर हार्डवेयर उतना अच्छा, लेकिन एक मिनिमम 5-1 लाख तक आपका हार्डवेयर तैयार हो जाता है, इससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक मॉडलर चाहिए, मस्ट मॉडलर, एक आपको चाहिए इसका डेवलपर, अच्छा सीनियर डेवलपर। अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि ठीक हो गया आपने रिसोर्सेज की जहाँ तक बात की, हार्डवेयर आपको ज़रूरत होगा, जितना अच्छा हार्डवेयर यूज़ करेंगे वो तो एक तरह से आपकी एसेट्स भी कह लें बन रही है। तो मुझे ये बताओ कि जिस तरह अब एक एनिमेटर आपने बोला, फिर मॉडलर बोला, फिर डेवलपर बोला, इनके साथ साथ ना एक एस्टिमेटेड सैलरी भी इनकी ना डिफाइन कर दो, ताकि जो न्यू आने वाली जनरेशन है उनको, क्योंकि देखो कोई भी यूनिवर्सिटी या इस तरह की फॉर्मल एजुकेशन में आता है ना, उसका पर्पज़ यही होता है कि मैं अगर यहाँ से निकलूँ ना तो एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल पे मैं सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। उसका एटलीस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार मैं कितना अर्न कर पाऊँगा इस डिग्री के बाद, या क्या मेंटालिटी मेरी बनेगी, तो उसका भी थोड़ा बहुत फिर जो हमारे यहाँ गेमिंग इंडस्ट्री में लोगों को उठाया जाता है ना स्टार्टिंग में, क्या फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उसको लाइक पे उसकी बहुत कम है, लाइक 40,000 देते हैं, 35, 30, 35, 40 मैक्सिमम दे दी फर्स्ट में, तो 45। इसमें ये होता है आपको सेल्फ ग्रो करना पड़ता है इंडस्ट्री में जाने से थोड़ा सा पहले। आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हुई भी हो, आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता हो, आप अपने आप को सेल करना आना चाहिए। एक बंदा, मैं कहता हूँ, इंटरव्यू में जाके 40 सेम अगर उसको उसकी स्किल्स हैं, तो वो एक बंदा जाके अगर उसमें बोलना नहीं आता तो 30 उठा के आएगा, अगर उसे बोलना आता है तो 50-60 उठा के आएगा। वो होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह कर सकते हो कि मार्केट में इतने ज़्यादा लोग हैं, तो आप किस तरह बेहतर हो। इसलिए आपको अपने आप को पहले बेहतर करना पड़ता है विद इन द डिग्री। आप इंटर्नशिप्स करो, आप लोगों से मिलो, देखो मार्केट में क्या किस चीज़ की डिमांड है, ऑप्टिमाइजेशन की किस लेवल की डिमांड है, या कौन कौन सी मार्केट में मोनोपोलीज चल रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज है बड़ी, उनकी क्या क्या गेम्स हैं, और जिस कंपनी में ऑब्वियसली जा रहे हो उसकी सर्च करके जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें सर्च करो उनकी गेम कौन सी है, वो गेम डालो सेंसर टावर पे, वहाँ जाके देखो इनका रेवेन्यू कितने, उस हिसाब से जाके आप उनसे मांगो कि आप इतना रेवेन्यू कर रहे हैं। उनको नॉलेज होगी कि डेवलपर लेवल के बंदे को CEO लेवल की चीज़ें अगर पता है या प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल की चीज़ें पता है, तो यार मतलब ही समथिंग। तो वो कहते हैं अच्छी रिसोर्स है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको ज़्यादा भी पे करते हैं, और लाखों में भी डेवलपर्स दे रहे हैं, 2-3 लाख 4 लाख भी चलता है। मतलब लेकिन अभी यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कोशिश करती है कि सस्ते से सस्ता रिसोर्स उठाएं, ठीक है, या अगर वो रिसोर्स होता है तो वो उसको वो करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं रिसोर्स को। और अभी आप कह रहे हो कि वो अच्छे वाला रिसोर्स उठा लेते हैं, तो ये दोनों बातें आपस में क्लैश नहीं कर रही थोड़ी सी? कौन सी? कि एक तो आप बता रहे हो कि यार वो रिसोर्स को रोटेट करते रहते हैं, अगर वो रोटेट कर रहे हैं उसका मतलब है बहुत कम चांस है किसी भी बंदे का अपर लेवल पे हाई पे लेना किसी कंपनी से, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एक हायरार्की हर जगह होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहाँ पे तो चांस, मतलब अगर 10 बंदों को 10 फ्रेश ग्रेजुएट्स को वो देते हैं तो उनमें से प्रोबेबिलिटी यही होगी कि एक बंदा हाई पे जाएगा साल डेढ़ के अंदर, बाकी वो तो वो आगे रोटेट कर देंगे। नहीं, ये नहीं होता। ये है कि एवरेज लोग भी मार्केट में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, स्टार्ट सारे लेते हैं, और वही है ना, एक काफिला चलता है, हर कोई इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकता। वो फिल्टर आउट, जैसे हम सोसाइटी में बात करते हैं 100 मेंबर इनटेक होती है, प्रेसिडेंट लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे 4-5 पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक होता है उसके लिए एक मेहनत चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए,
सर्वाइव करने का ये आसान तरीका होता है कि आप काबिल हो, आपको कोई नहीं छोड़ता, कोई रोटेट करता ही नहीं, अच्छे रिसोर्स को कोई जाने नहीं देता, ये बात है। और आप अच्छे रिसोर्स और आपके नखरे भी बहुत है ना, फिर भी आपको जाने नहीं देंगे, ये भी एक चीज़ है। और आपको पे भी अच्छी मिल रही होगी। कंपनी जब आप पे डिपेंडेंट होती है ना, तो आप कंपनी, आप जो मर्जी करो, कंपनी आपको नहीं निकालती। मेरे एक थे उस्ताद जिन्होंने मुझे सिखाया था, शऊर भाई ना, तो वो हट्टे कट्टे माशाल्लाह पठान थे, और वो ना सही देसी मिजाज के बंदे थे, लेकिन थे बहुत टेक्निकल। डेवलपर कंपनी में उनसे अच्छा कोई था नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया ना स्टार्टिंग में। तो वो हालांकि 9 बजे से लेट आने पे फाइन होता था, फाइन नहीं होता था, एब्सेंट लगती थी, और एब्सेंट में 3 एब्सेंट हो जाएगी तो पे करती थी। तो वो भाई 10-11 बजे आ रहे हैं, चप्पल में यूँ करके वो बैठ के कर रहे होते थे, हाँ जी माड़ा करता है नहीं करता, जाओ माड़ा काम करो, काम वो बहुत ओके करके देते थे। सब HR उनसे सही तंग कि यार इससे माहौल ख़राब किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी रीत रखी हुई कि मैंने करना है, करने ऐसे ही है, मैं हूँ ऐसे हूँ, लेकिन कंपनी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो कंपनी की ज़रूरत थी। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि आप अगर काबिल हो तो आपको नहीं रोटेट करते। आप कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, 100 के 100 काबिल नहीं होते, बीच में 10, 20, 30 इस तरह के एवरेज लोग होते हैं जिनको कंपनी टेस्ट कर रही होती है कि हमारे साथ चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे, ये कितना पैसे पे, कितना हमें प्रोडक्ट को क्या कह रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी वैल्यू क्या कहते हैं, वैल्यू फॉर मनी, यस, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही है, फिर लोग स्विच करके डेवलपमेंट से मॉडलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल है, और फिर मॉडलिंग नहीं होती तो डिजाइनिंग में चले जाते हैं। तो डिजाइनिंग में खैर ज़्यादा नहीं जाते, मॉडलिंग की तरफ आते हैं। तो ये चीज़ है कि सबको रिटेट नहीं किया जाता, लेकिन एक बल्क में जो हायर कर रहे होते हैं ना, वो अच्छे को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए फिर वो सारे प्रोजेक्ट चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको लेट गो करना पड़ेगा, वो निकाल देते हैं। ये ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है, रेवेन्यू जो कि आप लेट सपोज मैंने गेम अपलोड की है, ठीक है, अब मुझे उसके अंदर रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो मुझे पता है वो तो एक ही है, एडसेंस, ठीक है, इसके अलावा और क्या रेवेन्यू है? मैंने सुना है कुछ डाउनलोड्स के साथ भी आता है रेवेन्यू, जी ठीक है, उसके बारे में और एडसेंस के बारे में कितना रेवेन्यू आता है, कैसे आता है, कितने डाउनलोड्स के ऊपर कितना रेवेन्यू, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यार ये चीज़ ना एग्जैक्टली वो कह ले प्रोपोर्शनेट डिफाइंड नहीं है, अभी तक नहीं डिफाइंड कि आपको 1 डाउनलोड पे 1 रुपया मिलेगा, 100 डाउनलोड पे लाख रुपया, कोई डिफाइंड नहीं है, ये वेरी करता रहता है, ये वेरी करता रहता है। ये गेम पे या गेम जितना, इवन गेम या कंपनी का अकाउंट किस उसके कंट्री के अंदर है अकाउंट, उस पर भी वेरी करता है। और ये जिस तरह के स्लैब समझते हैं, जैसे बिल टीयर्स टाइप की, टीयर्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने टीयर में जा रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब जैसे बिल आता है, बिल अगर 1000 पे से फॉर एग्जांपल टीयर ये होगा 10,000 से ऊपर गया तो वो उसका पर यूनिट कॉस्ट और बढ़ा देंगे वो, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली लोग गेम बना के बैठ जाते हैं, लेकिन उन पे ना वो कहते हैं डाउनलोड्स नहीं आ रहे, डाउनलोड बना के बैठ गए। लकीली ऑर्गेनिक डाउनलोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये लोग समझते हैं कि आपने गेम बनाई, अपलोड कर ली, ठग, अब आप हमें ये रोकें, ऐसी बात नहीं है। आप उसको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसकी मोनेटाइजेशन पे उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। आप उसे क्या कहते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, और वो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है, वो आप गूगल ऐड जिसे कहते हैं, एड मॉप भी कहते हैं, यूनिटी एड्स हैं, उसके बाद फेसबुक भी अब आ गए हैं, और उसके बाद 2-3 और भी हैं, से नाम निकल गया। तो इनको आप पे करते हैं, या आपकी गेम के एड्स डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट ऐप्स में चलाते हैं, तो वही जैसे बच्चा क्लिक कर देगा और ऐड आ जाएगा। तो अगर लोग इस तरह भी करते हैं ना, जैसे कॉस्टिंग करते हैं ना पिज़्ज़ा की, वैसी गेम की कॉस्टिंग करते हैं कि एक बंदे ने एक दफ़ा डाउनलोड कर ली ना, तो वो हमारे पैसे पूरे कर देगा। मतलब ये चीप वे टू अर्न मनी, या कह लो आपकी लास्ट रिजॉर्ट होती है कि एक बंदा एक दफ़ा डाउनलोड करके ना एक दफ़ा खेल लेगा, तो उससे हमारा पैसे कॉस्ट हमारी पूरी हो जाएगी। सो ब्रेक इवन हो रहा है इस तरह की चीज। अगर वो रेगुलर खेल रहा है तो मतलब गेम अच्छी है। और यही है ना कि किसने इंस्टॉल किया, आपको एनालिटिक्स सारे ना फायरबेस में या गूगल शो हो रहे होते हैं कि कितनों ने डाउनलोड की, किस रीजन में डाउनलोड की, उनकी आईपी एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल कौन सा है, उनकी लोकेशन क्या है, इवन इस लेवल तक आपकी पर्सनल डिटेल्स गेमिंग कंपनीज को शो हो रही होती हैं कि आप गेम खेल रहे हैं। और इवन के आप गेम्स के थ्रू या ऐप के थ्रू लोगों के मोबाइल कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ें, बाकी अगर मेरा क्वेश्चन है, अगर आप सेटिस्फाइड है, फुली सेटिस्फाइड है जी। तो
आज की जो पॉडकास्ट थी वो अब्दुल्ला मलिक कल्चरल सोसाइटी के हेड के साथ थी। तो इन्होंने जो बातें बताई उनका समर अप अगर मैं करूँ, सम अप अगर मैं करूँ, एयू गेम्स के भी प्रेसिडेंट है। हाँ एयू गेम्स की भी भाई प्रेसिडेंट है जी। आप शुक्रिया आपका है। और जो सारी बातें हुई हैं उनका सम अप अगर मैं करूँ तो वो यही है कि अगर एक बंदे के पास एक्सपोजर ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है और डिमांड्स भी उसकी ज़्यादा है, तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको जाने नहीं देगी। वो उसका सीन ये होगा कि वो जितनी डिमांड करेगा, अपनी सैलरी मांगेगा, जितनी वो मतलब जितना आउटकम अपना वो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन एट द एंड उस बंदे के पास इतना स्किल, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हो। तो बस आज की यही टॉक थी हमारी। आखिरी एक चीज जो रह गई है वो ये है कि अब हम लोग तो चलो डिग्री कर रहे हैं, हमारे नीचे भी कुछ बैचेज हैं जो डिग्री कर रहे हैं। जो बच्चे भी देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे जिनको गेम खेलने का शौक होता है, वो कहते हैं उनको जैसी इस तरह की डिग्री कर, जब हमें पता चला था कि गेमिंग मल्टीमीडिया हमारे जहन में था कि हम गेमिंग खेलेंगे, तो जब भी किसी को बताते हैं वो यही पूछता है यार गेमिंग खेलेंगे। तो इसी तरह बच्चों के भी जहन में आता है गेम डेवलपमेंट सुन के, गेम मल्टीमीडिया सुन के कि गेमें खेलेंगे। काफ़ी लोगों के जहन में होता है कि यार गेम बनाना बहुत आसान है और ये फील्ड बड़ी आसान है, इधर घुस जाते हैं। और लेकिन कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि यार इसका एक्चुअल पाथवे क्या है। कईयों को यूनिटी का नहीं पता, अनरियल का नहीं पता, मॉडलिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है। तो उसके बारे में कोई उनके लिए पाथवे उनको क्या यूज़ करना चाहिए, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन लें, कोर्सेज करें, पेड कोर्सेज करें, यूडेमी के फ्री कोर्सेज करें, या जैसे ये आजकल हर कोई अपना यूट्यूब के ऊपर मंजन बेच रहा है। जैसे कुछ है हमारे सीनियर मौलवी भी सब के यूट्यूबर्स भी हैं, वो अपने हर जगह हर शहर में अपना मंजन बेचते हैं, ठीक है। तो उनको कौन सा पाथवे जो है वो फॉलो करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है, जो इन फ्यूचर उनको प्रॉफिटेबल हो। उनको ये ना कहे कि यार मुझे फलाने ने मशवरा दिया था, मैंने उस पर अमल किया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सही, क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में जो मेन एज होती है फर्स्ट सेकंड ईयर में, उनको पता नहीं होता उन्होंने एडमिशन कहाँ लेना है, क्या करना, शौक होता है गेम खेलने का, तो वहाँ से बनाने वाली साइड पे जाते हैं। खेलना और बनाना दो बहुत सेपरेट चीज़ें, लेकिन जैसे एक किताब को लिखने के लिए 100 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वैसे एक गेम को बनाने के लिए ना, उसकी सेंस डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलनी पड़नी होती हैं। तो गेमिंग का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें ना देखें, आप सीख तो इंटरनेट से भी सकते हैं। बेसिक क्या इसके सब फील्ड्स हैं, मॉडलिंग है, एनिमेशन है, डेवलपमेंट है, एएसओ है, उसके बाद है इसकी आर्किटेक्चर है, गेम डिज़ाइनिंग है और टेक्निकल डिज़ाइनिंग है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, सीजीआई है, अनरियल पे डेवलपमेंट है और क्या फोटोग्रामेट्री है, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन ये आप इंटरनेट पे तो चलो सीख लोगे, लेकिन यूनिवर्सिटी जो होती है ना, कोई भी इदारा, वो आपको ग्रूम करता है इंडस्ट्री के लिए। आपको इंडस्ट्री के लिए यूट्यूब नहीं ग्रूम कर सकता। आप जब तक घर से निकल के एक सोशलाइज नहीं करोगे एक जगह पे आके, तब तक आप ग्रूम नहीं होगे, आपको पता नहीं लगेगा उठना बैठना किस तरह है, यार मार्केट की क्या डिमांड है, सप्लाई किस तरह प्रोवाइड करनी है और इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है। तो बात से यही है कि आप एक इस तरह की डिग्री चुनें, डिज़ाइन की या डेवलपमेंट की। तो जैसे हमने स्टार्ट की गेमिंग एंड मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग डिग्री है। दो के रिसोर्सेज थोड़ी हम लैक करते हैं, सच बोलना चाहिए, लेकिन विद टाइम ये चीज़ जो हमने चीज़ें फेस की थी वो काफ़ी हद तक इन्होंने एड्रेस कर दी है, लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हर जगह पे होते हैं। अब तो चले ये भी है ना कि हम लोग भी ग्रेजुएट हुए हैं, हमने कुछ एक्सपीरियंसेस लिए, उस एक्सपीरियंस के बाद अब हो सकता है हम लोग या गाइड कर दें यूनिवर्सिटी को, या हम ही लोग एक रिसोर्स बन जाए यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक वो भी एक चांस ये है। इसके लिए हमने ये किया था कि हमने स्टूडेंट लेवल पे सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें और आप ये गेमिंग एंड मल्टीमीडिया की डिग्री है, इसमें आप एक कह लेना टेक्निकल भी है और फन एलिमेंट भी है, बोर नहीं होते आप। मतलब सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं कि आप हंसी खुशी खेलते करते 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 हार्ड सब्जेक्ट्स भी, मतलब टेक्निकल प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट भी आप इस तरह कर देते हैं कि आपको यार मजा आता है कि आपने स्नेक गेम बना ली हार्ड कोड के थ्रू, और इस तरह के टिक टैक टो, मतलब इस तरह की ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल। तो और साथ साथ ये हमने किया एयू गेम्स, एयर यूनिवर्सिटी गेमिंग एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सोसाइटी मैंने बनाई थी फिफ्थ सेमेस्टर में। मैं था, मेरे साथ 2 क्लास फेलोज थे, मेरे आमना और बाजवा। हमने मिलके एक कम्युनिटी बिल्ड की, एक डिपार्टमेंट की ना, कि इस तरह के टेक्निकल लोग एक जगह जमा हों, वो आपस में चीज़ें शेयर करें,
और इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करें, कोई मसले डिस्कस करें ताकि कम्युनिटी एक दूसरे को हेल्प करे। ये मैंने नहीं देखी किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह की कम्युनिटीज़ हों, और ये हमारी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी है, एयर यूनिवर्सिटी गेमिंग कम्युनिटी। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने बैक इन 2021 के दिसंबर में बनाई थी। तो इसमें हम इवेंट्स वगैरह भी कराते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं और टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराए हैं ताकि अपने जूनियर्स को, अपने क्लास फेलोज को अवेयरनेस और एक्सपोजर दे सकें। और हमारे यहाँ एक्सपोजर का ताल्लुक, अवेयरनेस का ताल्लुक बाय वर्ड ऑफ माउथ है। एक दोस्त है, एक रिश्तेदार है, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो ये आपको पता है, ये आपके अंकल का बेटा है, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। यूनिवर्सिटी यहाँ लैक करती है एडवर्टीजमेंट में। बिल्कुल। अगर वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करें, हम अपने एंड से तो करते हैं, जैसे हम अभी बैठ के एडवर्टीजमेंट ही करें जिसके हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन ये हम कम्युनिटी के लिए करें क्योंकि हम पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं। बनाई चुके हम नहीं है, लेकिन हम अभी पार्ट, एक बड़ा निज़ाम बन चुके। हमारे होने ना होने से अब इसको फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी अच्छी बात है, चलती रहेगी, बस हमें इसी चीज़ की खुशी है। बाकी ये है कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करें, आप अपना आर्ट स्टेशन मेंटेन करें, आप मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करें, आप किसी अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। एयर है, फास्ट आई गेस नहीं कराती और सुपीरियर नहीं कराती। आजकल वो रिफा ने भी शुरू किया है, बट वो आर्ट्स के अंडर फॉल कर रही है। आर्ट्स में फॉल करती है। ये हमारी कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट है, सीएस बैकग्राउंड है। लाइक आपके 6 सेमेस्टर के काफ़ी सिमिलर सीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि कोर प्रोग्रामिंग है। इसको आप करके प्रोग्रामिंग की भी आपको नॉलेज होगी, आपको मॉडलिंग की भी होगी, डिज़ाइन की भी, डेवलपमेंट, हर चीज़ जो एक एनिमेशन की, उसके बाद सीजीआई की, ये कंप्लीट पैकेज है कि आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर चीज़ों को लेके चल सको, एक कंपनी के ऑनर चीज़ों को लेके चल सको ना, या आपको जो अच्छी लगती है आप वो परस्यू कर लो। ये चीज़ है। चले, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपने हमें टाइम दिया। जैसे आप लोगों ने सुना कि एक्सपोजर आपको हर जगह से मिल सकता है, बट एक जो ग्रूमिंग होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडस्ट्री के अंदर आपने काम करना है, जो आपने सीखना है, जितना भी आपने अपने आप को डेवलप करना है फर्दर, वो सारा करने के लिए एक यूनिवर्सिटी, एक प्रॉपर एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपकी ग्रूमिंग होती है। जैसे अब्दुल्ला मैंने बताया कि सोसाइटीज़ बनती हैं और इस तरह की जितनी चीज़ें वो आपको हेल्प आउट करती हैं सिचुएशंस के अंदर और ग्रूम होने में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अगेन अब्दुल्ला, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। ठीक है, थैंक यू एंड